आज हम बात करेंगे अपनी एमआरआई के विषय में। तो जल्दी जल्दी अपनी एमआरआई निकाल लीजिए और बात करते हैं कि आपकी एमआरआई में क्या ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग घर पे ठीक कर सकते हैं, किसके लिए हमें सर्जरी ज़रूरी है और कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको थेरेपी, पंचकर्म, योगा, एक्सरसाइज के माध्यम से ठीक किया जा सकता है, और कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सी बीमारी हमारी कितनी गंभीर है। तो चलिए शुरू करते हैं। आ जाइए, ये हमारे पास एक फिल्म है जिसमें कि ये हमारे पास एक सजाइटल व्यू है और ये एक एक्सियल व्यू है, यानी कि ऊपर से जब हम नीचे देखते हैं उसका व्यू है, और एक जो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल व्यू है। हम एक मॉडर्न में देखते हैं सबसे पहले कि हमारी स्पाइन आखिर होती कैसी है। ये देखिए, ये हमारी स्पाइन होती है, ये एक सांप के नुमान लहर जैसी देखने को मिलती है। इसमें ये ऊपर की जो 7 हड्डियाँ हैं ये सर्वाइकल की हड्डी कहलाती है। 90% लोग ज़्यादातर मेरे पास आते हैं और क्या बोलते हैं, सर मुझे सर्वाइकल हो गया है, सर्वाइकल हो गया है। अरे भाई, सर्वाइकल की तो हड्डी का नाम है। डॉक्टर आपको सामान्य भाषा में समझाने के लिए सिर्फ ये बोल देता है कि आपको सर्वाइकल हो गया है, जबकि सर्वाइकल एक हड्डी का नाम होता है जो C1 से लेकर के C7 तक की हड्डी होती है। जब ये हड्डी में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, इनकी डिस्क में कोई चेंजेस आ जाता है या इसकी इनर लाइन में जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें कोई इशू आ जाता है, तो मरीज को तकलीफ होती है। और उसी तकलीफ को सबसे मोटे शब्द में, मोटा मतलब कि बीमारी का नाम नहीं, एक आपकी सर्वाइकल में दिक्कत है, आपको सर्वाइकल नहीं है, आपकी सर्वाइकल में दिक्कत है, ये मतलब होता है। और हम लोग क्या सोचते हैं कि हमको सर्वाइकल हो गया है, सर्वाइकल हो गया। सर्वाइकल ऐसे जितने भी व्यक्ति हैं, सारे के सारे व्यक्तियों को सर्वाइकल होता है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो जो है हमारा इंसान हो। ज़्यादातर प्राणियों में सर्वाइकल की हड्डी देखने को मिलती है, तो हड्डी का नाम है सर्वाइकल। फिर जो ये नीले रंग से दिखाई गई हैं, ये 12 हड्डियाँ कौन सी होती हैं? ये 12 हड्डियाँ होती हैं हमारी थोरेसिक की हड्डियाँ। ये नीचे की 5 हड्डियाँ लंबर की हड्डियाँ, और ये नीचे सैक्रम और कॉक्सिक्स। जिस जगह में हमको दिक्कत आती है तो डॉक्टर सामान्य भाषा में आपको बोलता है कि आपको लंबर में दिक्कत हो गई है, थोरेसिक में दिक्कत हो गई है, सैक्रम में दिक्कत हो गई। हम लोग क्या समझते हैं, सर हमको लंबर की बीमारी हो गई है, हमको थोरेसिक की बीमारी हो गई है, हमको सैक्रम की बीमारी, इसकी बीमारी नहीं हुई, मतलब इस अंग के अंदर कोई बीमारी हो गई, उसका मतलब ये होता है। तो अब हम चलते हैं फिल्म की ओर। ये देखिए, ये एक सजाइटल व्यू है जिसमें हम देख पा रहे हैं जितने भी ये हमारे कॉलम्स दिख रहे हैं, जो चौकोर दिख रहे हैं, ये जो चौकोर कॉलम है ये हमारी वर्टिब्रा है ना। जो भी आपकी फिल्म है, अपनी फिल्म को उठा करके निकाल के देख लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं कोई एरो या कोई ना कोई निशान बना होगा जिस पे लिखा होगा ये तीसरी है, ये पहली है, दूसरी है। तो सर्वाइकल की 7 हड्डियाँ होती है। जो पहली हड्डी आपको दिखेगी आप उसको 2 काउंट करेंगे, 1 काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि पहली और दूसरी फ्यूज होती है, तो इसलिए काउंट होने में दिक्कत आती है, तो उसको अपन 2 काउंट करेंगे। 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। 7वीं के बाद जो थोरेसिक की हड्डी शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं डिस्क की। 2 हड्डियों के बीच में जो चीज़ दिख रही है, किसी को काली दिखेगी, किसी को सफ़ेद दिखेगी। इसको आप जब गौर से देखेंगे तो आप देख पाएंगे। मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ये ब्लैक है, वहीं पे जब ये वाला पोर्शन देखते हैं तो ये वाइट है। ये देखिए, ये भी वाइट है, ये भी ब्लैक है, ये ब्लैक है। और जब डीप जा करके देखेंगे थोड़ा सा और डीप, तो ये ब्लैक है, ब्लैक में कुछ वाइट पोर्शन है, ये ब्लैक है, ब्लैक में कुछ वाइट पोर्शन है। अब बात करते हैं इसके मतलब की। जो वाइट पोर्शन है, वो वाइट पोर्शन का मतलब ये है कि आपकी जो डिस्क है उसके अंदर जो न्यूक्लियस पल्पोसा है उसकी मात्रा किस प्रकार की, जैसे जैसे वो रूखा होता जाता है, जैसे जैसे अंदर उसके द्रव की कमी होती जाती है, वैसे वैसे जो है हमारा डिस्क जो है ब्लैक दिखने लगता है। ये द्रव कम क्यों हो जाता है, ये एज के ऊपर डिपेंड करता है, ये हमने जो पूरा लाइफ टाइम अपनी जो लाइफ स्टाइल को जिया है उस पर भी निर्भर करता है, ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि हमने अपनी ज़िंदगी कैसे जिया है, बहुत ज़्यादा उस अंग का प्रयोग कितना किया है, कोई चोट लगी है, इस बात पे भी निर्भर करता है। तो उसकी चीज़ें बदलते रहती हैं। फिर हम देखते हैं आगे। इसके बाद में हड्डी एकदम से ऐसे घूम गई, तो क्या ये तरीका सही है? तो हम इसको एक नॉर्मल एनाटॉमिकल मॉडल से देखेंगे। हड्डी ये अंदर गई, अंदर के बाद थोड़ा बाहर आकर के फिर अंदर आई। ये अंदर जो गई लेकिन बाहर आकर के दोबारा नहीं गई, ये स्ट्रेट है और ये फिर पीछे कुबड़ जैसा निकला हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं सही है, एमआरआई नहीं मानी जाएगी। तो सबसे पहली जो बीमारी बोली जाएगी वो सर्वाइकल स्ट्रेंथिंग। दूसरा,
सर्वाइकल स्ट्रेंथिंग, और उसके बाद दूसरी बीमारी इसकी जो है थोरेसिक में काउंट हो जाएगी। अब बात करते हैं इनकी थोरेसिक की। फिर से जूम करके देखिएगा, ये जो पार्ट है ये ब्लैक है, ये वाइट है, ये वाइट है, ये वाइट है। तो जितना पार्ट ब्लैक हो रहा है वो कहीं ना कहीं पेशेंट को भविष्य में दिक्कत आने वाली है। इस एमआरआई की रिपोर्ट को आप निकाल के रख लीजिए। आपके पास जो भी एमआरआई की रिपोर्ट है उसमें सबसे पहला शब्द लिखा होगा लॉर्डोसिस, स्ट्रेंथिंग और डिस्क डेसिकेशन। तो अब हम इसका मतलब समझ लेते हैं। अगर कोई हड्डी सीधी हो रही है, जैसे यहाँ पे कर्व होना चाहिए था, कर्व नहीं है, तो लंबर स्ट्रेंथिंग या सर्वाइकल स्ट्रेंथिंग बोला जाएगा उसको, यानी कि उसका जो कर्व है, जो पोस्चर है वो गड़बड़ हो रहा है उस पेशेंट का। और पेशेंट के किस वजह से होता है? ये बैठने के तरीके की वजह से होता है। सेकंड बात आ जाती है कि जो है लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस में क्या होता है? ये कर्व ज़्यादा, यानी कि ये जो कर्व है ये पहले से ज़्यादा हो गया तो लॉर्डोसिस, और सीधा हो गया तो स्ट्रेंथिंग। ये दो बीमारी क्लियर हो गई आपको। सिंपल, डॉक्टर के पास जाने से अच्छा आज इस वीडियो के माध्यम से हम अपनी बीमारी को पकड़ेंगे और बीमारी के साथ में ही हम इस बीमारी को ठीक भी करने की बातें करेंगे। हम नीचे आते जा रहे हैं। अब इस डिस्क को बड़े गौर से देखिए, ध्यान से। इस डिस्क में क्या दिख रहा है? एक लाइन सी दिख रही है। ये इस डिस्क में भी लाइन दिख रही है, इस डिस्क में भी लाइन दिख रही है, इस डिस्क में भी लाइन दिख रही है, इस डिस्क में भी लाइन दिख रही है। ये जो लाइन सी है धब्बे से दिख रहे हैं ब्लैक ब्लैक कलर के, इस धब्बे का क्या मतलब है? इस धब्बे का मतलब ये है कि आपको स्पाइन में डिस्क डिजेनरेशन हो रहा है। डिस्क डिजेनरेशन का मतलब होता है जैसे कोई गाड़ी है या कोई सामान है, समय के साथ धीरे धीरे वो पुराना होता है, उसमें कमी आने लगती है। वैसे ही हमारी जो हड्डी है इसका जैसा हमने उपयोग किया है और उपयोग के साथ साथ उसमें जो कमी आने लगी है, उसका क्षरण होने लगा है। समय से पहले होने वाले क्षरण को हम लोग डिजेनरेशन में काउंट करते हैं। वो आपकी एज को देख करके निर्भर करता है। तो ये बात हो गई डिजेनरेशन की। अब डिजेनरेशन के बाद में आखिरी वाली पॉइंट पे हम आ जाते हैं, जो कि ये पॉइंट्स के बाद आखिरी वाली जो बात देख रही है कितनी ज़्यादा ब्लैक है। ब्लैक होने के साथ ही साथ ये हमारा ब्रेन वाला हिस्सा है। ब्रेन से ये जो नसारी ब्लैक ब्लैक, यही हमारी मेन स्पाइनल कॉर्ड नर्व होती है, जो कि लंबर रीजन के आने के बाद में जैसे गाय की पूंछ कई भागों में बढ़ जाती है, उसी तरीके से ये नर्व भी कई भागों में बढ़ जाती है, जिसे बोलते हैं क्वाडा इक्वेना। क्वाडा इक्वेना वाला हिस्सा जो है यहाँ पर आकर के ये देखिए, इसको बोलते हैं बल्ज। ये बल्ज निकल आया है। बल्ज मतलब कि गद्दी में एक प्रकार का उभार आ जाना, वो उभार जब आ जाता है तो उसको बल्ज बोला जाता है। अब इसी के साथ में आपके पास एक दूसरा व्यूज़ होता है जिसको बोलते हैं एक्सियल व्यू। यहाँ ऊपर से देखते हैं तो ये जो डिस्क है ये आपको गोल गोल दिखाई दे रही है। ये आर्टिकुलरीज हैं पीछे की, ये बीच में जो दिखाई दे रही है नर्व होती है। अब इसको जब आप देखेंगे तो पहली इमेज देखेंगे जो नॉर्मल होगी, उसमें ये हिस्सा जो है ऊपर की तरफ गोल होना चाहिए। अगर ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ गोल हो रहा है तो आपकी डिस्क एकदम बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो बिंदी जैसी दिख रही है ये पानी में तैरती हुई वो नसें हैं जिसको दबने की शिकायत होती है। ठीक। तीसरा, ये पीछे की जो आर्टिकुलरीज हैं या फेसेट जॉइंट है उससे तो कहीं नर्व डैमेज नहीं हो रही है। तो सबसे पहले ये अगर ऊपर है तो ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये जो डिस्क है वो कैसी हो रही है? नीचे की तरफ आ रही है। जब नीचे की तरफ आ रही है तो यानी कि आपकी जो है स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर आ गया। दूसरी चीज़, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये डिस्क और ये फेसेट जॉइंट के बीच में एक रास्ता दिख रहा है। ये जो जगह एरिया बन रहा है दोनों पैरों के लिए, यहाँ से रास्ता जाता है। जब यहाँ से जो रास्ता जाता है इसी जगह पे नस दबने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। इसी पे स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस होता है, न्यूरल फोरामिना स्टेनोसिस होता है। वही स्टेनोसिस जो पैरों में जाकर के झिंझनी लेके आना, पैरों को ठंडा गर्म महसूस कराना या चिलकन जैसा लगना, ये सारी झंझनाहट है, पैरों के फड़कने जैसे सिम्टम्स जो देता है, इसी की वजह से आता है। जब ये डिस्क अगर हम लोग रिकवर कर दें तो फिर ये जो है कवर हो जाता है। ये अलग अलग इमेजेस हैं, जैसे कि इसमें हम जब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर कतई जगह नहीं बची है। यहाँ पर देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में जो है ज़्यादा स्पेस कम हो गया है और ये जो हिस्सा पहले ऊपर की तरफ था वही हिस्सा नीचे की तरफ दबाने लगा है। इसका मतलब ये नस दब गई है। किस साइड को दब रही है? तो ये लेफ्ट साइड को दब रही है। इसमें जितना भी हिस्सा आपके राइट हैंड साइड का है वो आपके राइट पैर को बताता है, लेफ्ट साइड का है तो लेफ्ट पैर के बताएगा। यही इमेजेस आपको सर्वाइकल में भी लगभग देखने को मिलेंगी, यही इमेजेस आपको लंबर में भी देखने को मिलेंगी। बस आपको इसको समझना है कि आपकी ये जो गोल गोल जो नस दिख रही है वो बस चारों तरफ से फ्री होनी चाहिए, यानी कि इसके दोनों फोरामिना खुले हुए होने चाहिए, पीछे डिस्क प्रेशर नहीं आना चाहिए, फेसेट जॉइंट एक्यूरेट होना चाहिए। यहाँ पे अगर सही है तो आपको ठीक होने से कोई रोक नहीं सकता। कभी कभी क्या होता है, कोई एक्सीडेंट हुआ, फ्रैक्चर हुआ, अगर इस हड्डी के मल्टीपल टुकड़े हो रहे हैं
तो पेशेंट को सिर्फ लिटा दीजिए। अगर आप वो पेशेंट 2 महीने तक लेटा रहेगा तो भी वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर इसका कोई भी टुकड़ा घुस करके हमारे अगर स्पाइनल कॉर्ड के एरिया में चला गया है तो वो पेशेंट को जान का खतरा। ऐसे समय पे ऑपरेशन कराना अति आवश्यक हो जाता है। बिना ऑपरेशन के ऐसे पेशेंट को नहीं बचाया जा सकता। तो मैं कभी भी ऑपरेशन के खिलाफ नहीं हो सकता, मैं कभी भी ऑपरेशन की बुराई नहीं करता, बशर्ते आज के समय में ऑपरेशन को कितना बचाया जाए, कैसे हम बचा सकते हैं, मैं इस बात पे काम करता हूँ। अगला पॉइंट होता है कि आर्थ्रोसिस यानी कि रीढ़ की हड्डी का गठिया देखने को मिलता है। तो ये जो आपको फेसेट जॉइंट दिख रहा है, फेसेट जॉइंट क्या होता है, बार बार एक फेसेट जॉइंट दूसरे फेसेट जॉइंट के ऊपर फंसा हुआ रहता है कुछ इस तरीके से। लेकिन ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, खासतौर पे ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट एक दूसरे से जब फंसा रहता है और जब डिस्क वीक हो जाती है तो एक दूसरे पर रगड़ खाने लगता है। इस रगड़ की वजह से इसका लिब्रिकेशन कम होता है और घिसने लगता है। तब जब वो घिसाव आने लगता है तो बोलते हैं फेसेट जॉइंट आर्थ्रोसिस होना स्टार्ट हो गया है। अगर घिसाव होगा तो आप वैसे भी नहीं घूम पाएंगे। ऐसे में जो है वेस्टर्न मेडिकल डॉक्टर जो है इसमें कहीं ना कहीं इंजेक्शन का प्रयोग करने की सलाह देते हैं कि आप इंजेक्शन लगवा लीजिए, आपको आराम मिल जाएगा। उस इंजेक्शन का असर 3 घंटे 3 महीने तक रह सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं रहता। तो फिर मैं इसलिए लोगों को इस बात की कतई सलाह नहीं देता कि वो लोग इंजेक्शन लगवाएं। बात आती है फिजियोथेरेपी की। तो फिजियोथेरेपी भी एक अच्छी मैनिपुलेशन की थेरेपी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक ड्राई पूरी थेरेपी होती है। ड्राई होने की वजह से पेशेंटों को आराम तो मिलता है पर एक लंबे समय का आराम नहीं मिल पाता और बाद में जाकर के वो पेशेंट कहीं ना कहीं हमारा सर्जरी की तरफ मूव कर जाता है। इसलिए भी मैं इस पेशेंटों को ये सलाह नहीं देता हूँ। पेशेंटों को बोलता हूँ कि पंचकर्म के माध्यम से अगर इसी चीज़ को कराते हैं तो पेशेंट एक लंबे समय के यानी 5 साल 7 साल तक के लिए भी अच्छे रह सकते हैं। अब बात आती है डिस्क हर्निएशन। जो ये आप देख रहे हैं इसमें एक वाइट पैच दिखाई दे रहा है, ये होता है न्यूक्लियस पल्पोसा। जब ये वाइट पैच डिस्क के अंदर, ये जो पूरे दिख रही है डिस्क दिख रही है, डिस्क के अंदर ये न्यूक्लियस पल्पोसा भरा हुआ, जब ये न्यूक्लियस पल्पोसा ये ब्लैक रिंग को तोड़ते हुए बाहर निकल जाएगा तो जब ब्लैक रिंग टूटेगी तो उसको बोलते हैं एनुलर रिंग का टियर हो जाना। आपके एमआरआई में देखने को मिल जाएगा एनुलर रिंग टियर हो रही है। अगर ये डैमेज हो रहा है तो वो दिखेगा आपको और ये वाइट पोर्शन जो है सीधे सीधे ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पे ब्लैक आउट बढ़ रहा है, यहाँ पे ये देखिए ये पूरा तरीके से ब्लैक हो गया है, जबकि ये देखिए पूरा वाइट है। ये वाइटनेस इसमें कम है, इसमें भी वाइटनेस कम है और ये पूरी तरीके से ब्लैक हो गया है। तो इस तरीके से जो उसका ब्लैक पार्ट के अंदर जो वाइटनेस होती है वो न्यूक्लियस पल्पोसा को बताती है। न्यूक्लियस पल्पोसा जैसे जैसे कम होता जाता है वैसे वैसे हमारी दिक्कतें बढ़ती जाती हैं। रीढ़ की हड्डी में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है शुरुआत का समय। अगर हम ऐसे पेशेंट को जितनी जल्दी से जल्दी अपने पास बुला लें या हम जितनी जल्दी से जल्दी उसको ठीक कर लें तो पेशेंट 100% ठीक होता है। लेकिन यही पेशेंट जब एक लंबा समय गुजर जाता है, 3 साल 7 साल 10 साल बाद हमारे पास आते हैं, तो इन्हीं पेशेंटों को ठीक करना हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। ये हमारी डिस्क है जो चारों तरफ से एकदम नॉर्मल है, बीच में न्यूक्लियस पल्पोसा भरा हुआ है। ये हमारी नर्व है और ये हमारा फेसेट जॉइंट है, ये एकदम बढ़िया दिख रहा है। लेकिन जैसे ही हम ये देखिए, ये हमारी नर्व हो गई। पहले वाले में और वाले में ये अंतर है कि यहाँ पर देखिए ये फेसेट जॉइंट से बिल्कुल आके टच हो गई, तो ये पेशेंट का हर्निएशन हो गया है। न्यूक्लियस पल्पोसा जो यहाँ पे पहले वाली इमेज में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था वो यहाँ पे वीक हो गया है और ये जो है इससे आकर के टच हो रही है। मैं फिर से पुनः ये इमेज दिखाने का प्रयास करता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर ये गैप है दोनों को बीच में, फेसेट जॉइंट और गद्दी के बीच में, लेकिन ठीक यहीं पर ये देखिए इधर यहाँ पर ये राइट साइड में दिक्कत आई और थोड़ा सा जब ऊपर चलते हैं ये देखिए लेफ्ट साइड में दिक्कत आई। यानी पहले इस पेशेंट को राइट साइड में दिक्कत आई, देन उसके बाद में इस पेशेंट को लेफ्ट साइड में दिक्कत आ गई। ये देखिए ये जो है डिस्क का पार्ट जो न्यूक्लियस पल्पोसा निकल के बाहर आया है वो ये पड़ा हुआ है और इसमें देखिए ये जो वाइट वाइट पैचेस थे सेंटर पॉइंट में थे, इसमें देखिए यहाँ तक किनारे तक फैल करके आ गए। यानी कि इसका न्यूक्लियस पल्पोसा पूरी तरीके से सूख रहा है और पूरा न्यूक्लियस पल्पोसा चारों तरफ की तरफ हर तरफ भाग रहा है। इस इमेज को देखिए न्यूक्लियस पल्पोसा कैसे किनारे के पैचेस में पड़ा हुआ है, मतलब कि इससे प्रेशर, गद्दी में बहुत सारा प्रेशर है। ऐसे पेशेंट को डिस्क डेसिकेशन बोला जाता है। पेशेंट पूरी तरीके से रिकवर कर सकता है इस कंडीशन में। इसी इमेज में देखिए ये हर्निएशन है, यहाँ पे ये बल्ज दिखाई दे रहा है, ये जो है डेसिकेशन हो गया इस पेशेंट को। तो मल्टीपल एक ही रीढ़ की हड्डी में कई बीमारियां एक साथ भी
हो सकती हैं। ऐसा नहीं होता है, हम लोग सोचते हैं सब मेरी तो केवल L4 L5 की नस लगी हुई है, तो आपको लगता है L4 L5 की नस दबाने ठीक हो गई तो उसके बाद आपको आराम मिल जाएगा, लेकिन L4 L5 अगर नस लगी हुई है तो L3 L4 का क्या हाल है, L2 L1 का क्या हाल है, इन सभी पे गौर करते हुए ही आपको ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए और जितना हो सके उतना ऑपरेशन से बचना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन आप एक बार करा सकते हो, 2 बार करा सकते हो। और यहाँ पे लगभग 23 से 24 डिस्क होती है हमारी रीढ़ की हड्डी में, और 23 से 24 हड्डियाँ हमारी उभर के जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे डिस्क में दिक्कतें आती हैं, और दिक्कतें अगर समय के साथ बढ़ रही हैं तो स्वाभाविक है कि आप एक समय के बाद ऑपरेशन करा नहीं पाएंगे, भले ही आपके पास अथाह पैसा क्यों ना हो। इसका एक जीता जागता उदाहरण है हमारे बहुत ही भारत देश के बहुत ही बड़े उद्योगपति माननीय श्री रतन टाटा जी। आप आज की डेट में यदि रतन टाटा जी को देखेंगे तो उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, परंतु उनकी कमर जो है वो झुकी हुई है। तो एक कारण तो ये कि उम्र आ गई इसलिए कमर झुक गई, दूसरा ये जब कमर झुकी होगी तो उनको भी तकलीफ हुई होगी ना, उनको भी दर्द हुआ होगा ना, तो क्या उन्होंने डॉक्टर्स को नहीं दिखाया होगा, या उनके पास डॉक्टर्स की बेहतरीन टीम नहीं होगी? टीम होगी, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन उस चीज़ को समय के साथ में रिकवर नहीं किया जा सकता। एक समय के बाद में वो वैसी ही की वैसी ही रह जाती है। इसलिए आपसे मेरा सिर्फ निवेदन है कि जितना हो सके आप ऑपरेशन से बचें, क्योंकि ऑपरेशन एक बार को आपको बहुत अच्छे से बचा सकता है। जब तक कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई फ्रैक्चर नहीं है, कोई टूटी हुई हड्डी अंदर नस में नहीं घुस गई, तब तक आप ऑपरेशन से बचें। और ऐसी ही जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए हम समय समय पे लाइव भी आते हैं, इसलिए वो लाइव की जानकारी आपको मिल सके आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके लिए यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर लें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं।